हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो है सीबीएसई का जो अभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें हमारे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, ए पार्ट क्या है, रिएक्शंस ऑफ विच ऑर्डर विल शो द रेट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑर्डर। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमें ऑर्डर बताना है ऐसी रिएक्शन का जिसमें जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑर्डर। चलिए, इसके बाद बी पार्ट क्या है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बी काइनेटिकली अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब हमारी जो मॉलिकुलरिटी है उसमें 2 रहेगी। ठीक है, उस रिएक्शन में, लेकिन वो काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। लेकिन उसका जो ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अब इसका जो ए वाला जो पार्ट है उसको कैसे करेंगे, देखो ये सिंपल है, 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क के हिसाब से हमें करना है। तो रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर विल शो द रेट टू बी इंडिपेंडेंट। रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। ठीक है, विल शो द रेट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब देखो, मैं यहाँ पर पूरा पूरा लिख कर दिखा रही हूँ कि पूरा जो आंसर है वो किस तरीके से लिखना है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर विल शो द रेट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये सभी को पता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कब नहीं करेगा रेट, जब ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारी कितनी, उसका जो ऑर्डर है वो कितना रहेगा, 0। ठीक है, इसको मतलब अगर एक्सप्रेशन में लिखना हो तो ये। ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, R इज इक्वल टू के। ठीक है, यहां से हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख देती हूँ, सिंपल सा है, H2Cl2। ठीक है, H की प्रेजेंस में, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन है बेसिकली HCl। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका ए पार्ट तो हमारा हो गया, अब बी पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, 17 की बी में हमें कंडीशन बतानी है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल याद करेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जब होता है ना, तो मतलब ये जो रिएक्शन होती है, मतलब एसिड और अल्कोहल बनता है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। बायोमोलिकुलर क्यों है, बाय का मतलब होता है 2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 टाइप के। ठीक है, तो देखा जाए तो ये ना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए थी, बट ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसका जो ऑर्डर आया है वो 1 आया है। मतलब ये कि जो रेट है वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी एस्टर की कंसंट्रेशन में, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था कि वाटर भी आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वाटर क्यों नहीं आया, देखो जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो एक्चुअल में जो वाटर है हम ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में। तो जब ये एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो इसकी जो कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसी वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन पे मतलब ये रिएक्शन हम सॉरी ये रिएक्टेंट जो है, मतलब हमारा जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। तो इसीलिए जो ऑर्डर है वो इस पर डिपेंड, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो रेट जो है सिर्फ और सिर्फ किसको इन्वॉल्व करता है, एस्टर को। तो ये हमारी मतलब ये रिएक्शन है जिसे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। तो पहली बात तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसा क्या है, हमने अभी देखो ये है तो बायोमोलिकुलर, लेकिन हमने ऐसा क्या करा कि फर्स्ट ऑर्डर बन गई, हमने वाटर को एक्सेस अमाउंट में ले लिया। तो कंडीशन बतानी थी ना हमें, तो और ये ना मैंने PYQ सीरीज में भी करवाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, व्हेन वन ऑफ द reactants is taken in excess amount।
ठीक है, ये कंडीशन ही लिखनी है, मतलब आपको इस तरीके से ही लिखना है इसका आंसर। ठीक है, मतलब ये कि मतलब दोनों में से कोई एक जो रिएक्टेंट है वो हमारा कैसा हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर हम ले लेते हैं तो हमारा जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की हेल्प से आपको ये एक्सप्लेन करना है। ए क्या है, बेंड्स, और बी क्या है, एनॉक्सिया। ठीक है, कैसे लिखेंगे, व्हेन स्कूबा डाइवर्स ब्रीथ एयर एट हाई प्रेशर डीप अंडर वाटर। देखो इसमें क्या बताया कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं जब वो पानी के अंदर होते हैं, बहुत गहरे पानी में होते हैं, तो वो जब ब्रीथ कर रहे होते हैं एयर, वो एयर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे होती है। क्यों? क्योंकि बहुत गहराई में है ना वो बंदा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो वो एयर इनहेल करेगा, ब्रीथ करेगा, वो मतलब हाईली कंप्रेस्ड होगी। ठीक है, तो मोर नाइट्रोजन डिजोल्व्स इनटू देयर ब्लड एंड टिश्यूज। मतलब ये कि एक्चुअल में क्या होता है कि एयर में हमारी बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, लेकिन स्पेशली जो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन जो होती है वो एक्चुअली यहाँ पर हिस जाएगा। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है वो उसके ब्लड और टिश्यूज में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। हेनरीज लॉ यही तो कहता है कि सॉलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही नाइट्रोजन जो है ब्लड और टिश्यूज में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, अब क्या होगा, एज द डाइवर्ट असेंड्स क्विकली, जैसे ही मतलब डाइवर्ट जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो एक्सटर्नल मतलब क्विकली मतलब जल्दी से आएगा बाहर, तो क्या होगा, द एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस। अब क्योंकि वो ऊपर आ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, और बहुत जल्दी, जितना जल्दी वो बाहर आएगा उतना जल्दी प्रेशर वो जो है डिक्रीज कर जाएगा। फॉलोइंग हेनरीज लॉ द सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ड्रॉप्स। अब क्योंकि वो ऊपर आ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो इससे हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्रॉप्स मतलब कम हो जाएगी, कॉजिंग इट टू कम आउट ऑफ द ब्लड एज बबल्स। मतलब ये कि जैसे ही सॉलिबिलिटी कम हुई नाइट्रोजन की, तो वो फटाफट से बबल की फॉर्म में वो ब्लड से बाहर निकलेगी। ठीक है, विच अफेक्ट्स नर्व इम्पल्सेस। जैसे ही वो बबल्स की फॉर्म में अचानक से बाहर निकलती है, तो इससे क्या होता है कि जो उस बंदे का जो नर्व इम्पल्स है उससे क्या मतलब उस पर क्या होता है, अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से काफी पेनफुल और डेंजरस मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसे हम बेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए स्कूबा डाइवर्स के जो मतलब एयर सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस से फिल करी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बेंड्स के बारे में है। देखो जरूरी नहीं है कि यही लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब आपने अगर दूसरी लैंग्वेज में भी लिखना है तो चलेगा, बट मीनिंग यही होना चाहिए कि मतलब किस तरीके से वो जो नाइट्रोजन है वो डिसॉल्व होती है और बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है, और मतलब ये दो चार चीजें जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए एनॉक्सिया में एट हाई एल्टीट्यूड्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊपर हम बढ़ते जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाता है, एयर प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से मतलब जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो लो हो जाएगा। देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग देयर इज ऑल्सो लो। तो इसी से क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम है तो जो सॉलिबिलिटी है ऑक्सीजन की वो भी क्या हो जाएगी, उसकी मतलब जो डिसॉल्व होने की जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, ठीक है, वो भी ब्लड और टिश्यू में वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, तो ब्लड में जब अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, देखो हमारी बॉडी में काम करने के लिए जितने भी सेल्स हैं सभी को ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी की वजह से क्या हो जाता है, लोगों को एनोक्सिया का सामना करना पड़ता है। एनोक्सिया मींस क्या, दैट इज पीपल सफर फ्रॉम वीकनेस एंड अनएबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली। मतलब उन्हें वीकनेस लगेगी, जल्दी थकान हो जाएगी, और मतलब ऐसे मतलब उन्हें सांस जल्दी से नहीं आएगी, मतलब बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। ठीक है, और वो सोच भी नहीं पाएंगे क्लियरली, क्योंकि मैंने बताया ना कि मतलब हर सेल को काम करने के लिए, चाहे हमारे ब्रेन हो, चाहे मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम, एनोक्सिया वाली जो प्रॉब्लम है वो लोगों को हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, वो जो इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था हमने क्वेश्चन नंबर 18 उसकी चॉइस में था। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ये। हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरियाज, राइट द नेम ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मतलब इसने बोला है कि जो हिली एरियाज होते हैं या जो जहां पर ऐसी जगह जहां पर स्नोफॉल होता है, तो वहां पर क्या होता है कि चलने में बहुत दिक्कत होती है ना, जैसे मतलब हम कोई भी जैसे व्हीकल वगैरह चलाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि रोड पे क्या है, आइस कवर
हो रखी है, तो अब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, सॉल्ट छिड़कते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब क्या सॉल्ट छिड़कने से ऐसा क्या हो जाता है कि आइस मेल्ट हो जाती है, ठीक है। एक तो वो बताना है और दूसरा ये बताना है कि कौन सी इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। इन द स्नो फॉलिंग एरिया सॉल्ट इज स्कैटर्ड ऑन द रोड्स टू मेल्ट आइस। मतलब क्या होता है कि जो स्नो फॉलिंग एरिया है वहां पर हम सॉल्ट छिड़कते हैं आइस के ऊपर, ठीक है, रोड्स पे। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द सॉल्ट प्लस आइस मिक्सचर लीड्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अप टू दिस और दिस सेल्सियस टेम्परेचर, हैंस आइस कीप्स ऑन मेल्टिंग। मतलब ये इन्होंने बोला है कि ना अगर जैसे ही हम मतलब आइस के ऊपर जब हम सॉल्ट छिड़कते हैं तो जो मिक्सचर बनता है, सॉल्ट और आइस का जो मिक्सचर बनता है, इससे क्या होता है, अब देखो सॉल्ट और आइस का जो मिक्सचर बना उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। वैसे अगर नॉर्मली अगर आप देखें आइस मतलब क्या, वाटर, अगर हम देखें वाटर जो है वो फ्रीज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने क्या कर दिया उस वाटर में अगर आपने मतलब वो नमक छिड़क दिया तो क्या हो जाएगा, वो जो सॉल्यूशन बना अब उस सॉल्यूशन को फ्रीज होने में 0 डिग्री नहीं, अब उससे काफी ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। मतलब लाइक जैसे ये सॉल्ट पे डिपेंड करता है हम कौन सा सॉल्ट यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस होता है, ठीक है। तो जैसे -21 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, ये आई नहीं है, ये डिग्री है, ठीक है। या फिर -55 डिग्री सेल्सियस तक डिप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है। तो सॉल्ट और आइस का जो मिक्सचर बना उसे अब फ्रीज होने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, जबकि जो मतलब आसपास का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री या इससे थोड़ा सा लेस होगा, ठीक है। लेकिन अब चाहिए कितना, -21 डिग्री, बहुत कम होता है ये टेम्परेचर, ठीक है, या फिर -55 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर चाहिए। तो जबकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, थोड़ा 0 डिग्री है, उसके आसपास है, तो इससे क्या हो जाएगा, आइस जो है वो फ्रीज तो होगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रोड्स हैं वो साफ कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, इसमें ये लिखना था, और राइट द नेम ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सीधा सीधा द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी involved in this process is depression in freezing point, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। इसे इन्वर्टेड कोमा में भी रख सकते हैं आप, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनके ना आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, ठीक है। देख लेते हैं पहले क्या है। देखो ए पार्ट क्या है, आपको इसमें क्रोमियम देखने को मिल रहा है, अमीनो ग्रुप है और नाइट्राइटो ग्रुप है और क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रेट है बाहर की साइड। यहाँ पर बी में क्या है, सोडियम, सिल्वर और साइनाइड, ठीक है, या साइनो। तो देखो सबसे पहले आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉजिटिव स्पीशीज होती है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे कि नाइट्रेट जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, आपका एनायन की फॉर्म में होता है। तो ये नेगेटिव पोर्शन हो गया, ये पॉजिटिव पोर्शन, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम पहले लिखने के लिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखो अमाइन ग्रुप है, नाइट्राइटो है, क्लोरो है। अब इसको अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, अमाइन ग्रुप आएगा, फिर क्लोरो ग्रुप आएगा, फिर नाइट्राइटो ग्रुप आएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखना है। देखो ये ग्रुप जो है ना नाइट्राइटो, एक होता है हमारा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। इसमें जो लिंकेज है, ठीक है, वो नाइट्रोजन से होती है मेटल की, ठीक है। जबकि ये वाला जो ग्रुप है इसे बोलते हैं नाइट्राइटो और इसमें ऑक्सीजन की लिंकेज होती है मेटल से, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जिस चीज से मतलब जो अटैचमेंट हो रही है हमें उसका नाम भी लिखना होगा, मतलब उसका सिंबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइट्राइटो के आगे क्योंकि ऑक्सीजन से लिंकेज हो रही है तो नाइट्राइटो के आगे ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर अमीन ग्रुप पहले आएगा और क्योंकि ये 2 हैं तो इसलिए क्या आ जाएगा, डाई अमाइन। अमाइन की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, अमाइन ऐसे डबल एम करके, स्पेशली आईयूपीएसी ने बोला था जब अमीनो ग्रुप को हम एज अ लिगेंड यूज करेंगे तो यहाँ पे अमाइन डबल एम करके यूज करेंगे हम, ठीक है, डाई अमाइन। इसके बाद ये क्लोरिडो,
क्लोरिडो आ गया, इसके बाद ये नाइट्राइटो, नाइट्राइटो आ गया, और मैंने जैसा बताया अभी कि ऑक्सीजन से लिंकेज है तो ऑक्सीजन आ जाएगा। और इसके बाद फिर मेटल का नाम, मेटल क्या है हमारा, क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं अभी निकाल के दिखाऊंगी। इसके बाद ये हमारा नाइट्रेट आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है इस पे जो ओवरऑल चार्ज, सबसे पहले मैं ओवरऑल चार्ज बता देती हूँ कितना आएगा। देखो नाइट्राइट पे कितना चार्ज होता है, -1, तो इसे बैलेंस करने के लिए ऑफकोर्स इस पे कितना आएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया, +1। अब हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्रोमियम की X प्लस अमीन की 0 होती है, नाइट्राइटो की -1 होती है, और क्लोरिडो की भी कितनी होती है, -1। ठीक है, और ये ओवरऑल चार्ज कितना है, +1, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 +1, और ठीक है कितना आ जाएगा, +3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3, यानी कि क्रोमियम आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई है हमारी, 3। तो इसे रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे तो 3। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपका आ जाता है बी पार्ट। ठीक, फर्स्ट का तो नाम हो गया, अब बी पार्ट देख लेते हैं। देखो इसमें जो पॉजिटिव स्पीशीज है, ये मेटल है ना, तो ये पॉजिटिव स्पीशीज जो है इसका नाम पहले, यानी कि सोडियम का नाम पहले आएगा, तो सोडियम हमने लिख दिया। इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स का जब हम नाम लिखेंगे तो आप देखो कैसे लिखेंगे, ये हमारा साइनाइडो ग्रुप है। ठीक है, और क्योंकि 2 है तो इसलिए डाई साइनाइडो, साइनाइडो बोला है। ठीक है, साइनो भी लिख सकते हो आप, साइनाइडो भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है डाई साइनाइडो। और ये जो सिल्वर है, वैसे तो देखा जाए ये मेटल है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है, और ये पूरी स्पीशीज कैसी है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव आयन है, तो इसलिए यहाँ पर सिल्वर का नाम, यहाँ पे सिल्वर ना रख के आर्जेंटेट लिखेंगे, आर्जेंटेट। ठीक है, आईयूपीएसी यही कहती है कि जो नेगेटिव आयन है उसका नाम के पीछे 8 या O8 करके ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आर्जेंटेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूंगी तो कितनी आएगी, देखो देखो पहले ओवरऑल चार्ज देखो, सोडियम पे कितना होता है, +1, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ रहा है, -1। तो सिल्वर की हमें निकालनी है, इसलिए x प्लस 2 है साइनाइडो, और एक साइनाइड पे -1 होता है, और ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -1, तो x। ठीक है, कितना हो गया हमारा आंसर, +1। तो यानी कि जो सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी आई है, 1। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों कंपाउंड्स के नाम हो गए। बहुत आसान था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब आईयूपीएसी जरूर आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्या है, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन वो सॉरी ए लैक्टोज, और बी डीएनए कंटेनिंग थायमिन। तो 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए पार्ट लैक्टोज आसान है। ठीक है, लैक्टोज को जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पे लैक्टोज की हमें एक तो डी ग्लूकोज प्लस में डी गैलेक्टोज, ये 2 स्पीशीज मिलती है। तो पहले तो आप ये लिखेंगे, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज मिलेगा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर तो ये हो गया। अगर फिर भी अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना है ना, तो आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यह आपका क्या है, डी ग्लूकोज, इसीलिए डी ग्लूकोज के नीचे डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखो डी ग्लूकोज, डी बेसिकली क्या है, हमारा जो सेकंड लास्ट कार्बन है ना, उसमें जो OH है वो हमारा राइट हैंड साइड पे होता है, तो हमारा डी उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, तो डी ग्लूकोज हमें मिलेगा, साथ में डी गैलेक्टोज ही मिलेगा। ठीक है, गैलेक्टोज में 3 4 5 6। ठीक है, जो हमारा डी गैलेक्टोज है, इसमें भी क्या है, हमारा जो सेकंड लास्ट कार्बन है वहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी राइट हैंड साइड पे होगा, तो ठीक है, इसलिए डी लगाया है गैलेक्टोज। देखिए जो हमारा ग्लूकोज है और जो गैलेक्टोज है, इसमें जो डिफरेंस आता है वो आपका आता है कार्बन 4। ठीक है, ये कार्बन 4 है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे है ग्लूकोज में, जबकि गैलेक्टोज में हमारा जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो गए लैक्टोज के। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब हम बी पार्ट करेंगे। देखिए बी जो है हमारा डीएनए कंटेनिंग थायमिन, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 3 यूनिट मिल जाएंगी। एक तो फॉस्फोरिक जो है एसिड मिलेगा, एक शुगर और एक थायमिन। ठीक है, थायमिन जो है वो बेस है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखो अगर आप ना सिंपली ये प्रोडक्ट्स लिख देते हो, ठीक है, और आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हो तो दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 1 मार्क का ये हो गया, 1 मार्क का ये हो गया, तो 1 मार्क में इतना एक्सप्लेन कर दोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, शुगर क्योंकि डीएनए है हमारा, तो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, फर्स्ट कार्बन OHH, सेकंड पे HH, थर्ड पे HOH, फोर्थ पे फिफ्थ कार्बन अटैच है CH2OH और ये H। ठीक है, ये तो हमारा हो गया शुगर और थायमिन। ठीक है, ये थायमिन का स्ट्रक्चर हो गया और ये फॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरीके से जो हमारा डीएनए है उसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, नंबर 21 क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको जो है प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले ए पार्ट क्या है हमारा? बेंजीन पे क्लोरीन नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और आपको 2 चीजें दी गई हैं। पहली बार में आपको बेस डालना है एट 368 केल्विन पे, और सेकंड टाइम पे आपको H+ यानी कि एसिडिक मीडियम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट लिखना है। और बी पार्ट में आपको क्या करना है कि ये एक एल्कीन है, ठीक है, और इसमें HBr को ऐड करना है। ठीक, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स बताने हैं, तो इसको मैं 1 बाय 1 बताती हूँ। देखिए इसमें ना देखिए इसमें क्या है, बेसिकली आप ना इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूंगी कि इसमें कैसे कैसे बना है। देखो सबसे पहले ना ये जब हम बेस डालेंगे ना इसमें, तो ये जो बेस है यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अब ये जो है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये किस पर अटैक करेगा? इस वाली कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये नाइट्रो ग्रुप जो लगे हुए हैं ना, ये रिएक्टिविटी और बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है इसका अटैक यहाँ पर इजीली हो सकता है। ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है इस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे मतलब यहाँ पर जो है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस पर अटैक करेगा। ठीक, तो जब ये अटैक करेगा इस पर, ठीक है, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, OH। ठीक, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूक्लियोफाइल ने उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, बस आप इतना देख लीजिए। अब ये नेगेटिव चार्ज है और क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो ऑफकोर्स रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पर पूरी रिंग में भी डीलोकलाइज हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। नेगेटिव चार्ज है ना, समझ रहे हो, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं ना, तो ये फिर चार्ज क्या जाएगा, इधर जाएगा और फिर ये इधर जाएगा। फिर जब नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से फिर इस पर जाएगा और ये इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब यह है कि पूरी रिंग में डीलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी, तभी तो ये मतलब अटैक हो पा रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, नेगेटिव चार्ज जो है पूरी रिंग में डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, डीलोकलाइज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, एट द एंड आपका ये जैसे ही इधर शिफ्ट होगा ना, देखो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस पर आया, ठीक है, और ये इधर शिफ्ट होगा तो ये जो है लीविंग ग्रुप, मतलब ये निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ये निकल जाएगा तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर अभी रुकेगी नहीं बात, क्योंकि ये देखो अब ये स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो अभी बेस प्रेजेंट है, तो बेस क्या करेगा, इसको H+ को लेगा और क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन, ऐसे। ठीक है, ऐसे करेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, एसिडिक मीडियम डालना है, मतलब एसिडिक मीडियम आपने प्रोवाइड करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ
ठीक है। अब आपने जैसे ही यहां लिख देती हूँ, ठीक है, एसिडिक मीडियम डाला तो अब क्या हो जाएगा, आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, मतलब ये OH, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा इस NO2 ग्रुप। ठीक है, मैं यहां पर सही से लिख देती हूँ। ठीक है, मतलब ये यहाँ से हमने एसिडिक मीडियम डाला और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। तो बेसिकली आप ये मैकेनिज्म देखो दिखाना मुझे नहीं लगता वैलिड है, क्योंकि 2 मार्क्स में है तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, अगर आपको लिखना भी है ना तो ये मैकेनिज्म ना लिखकर आप क्या लिखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना और ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में आपने H+ डालते, मतलब जैसे ही डाला तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, ठीक, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका A पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, जब भी अल्कीन होता है हमारे पास, ठीक है, और HBr के एडिशन होती है, और पेरोक्साइड जब नहीं हो, पेरोक्साइड अगर होता है तो एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन हो जाता है, लेकिन अगर पेरोक्साइड नहीं है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ HBr है, तो ये कौन सा मतलब यहाँ पर कौन सा एडिशन होगा, मार्कोवनिकोव। ठीक है, मार्कोवनिकोव एडिशन, मार्कोवनिकोव एडिशन। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, इसमें देखो जो नेगेटिव पोर्शन है, ये रूल जो है ये क्या बताता है कि यहाँ पर जो इसका इस रिएजेंट का जो नेगेटिव पोर्शन है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाईली सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, या फिर इनडायरेक्टली जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, उस कार्बन पर जाएगा। तो देखो बेसिकली क्या होता है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, इसको ऐसे लिख देती हूँ। देखो जब ये बॉन्ड ना ब्रेक होगा तो इसके पास ना 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस पर नेगेटिव चार्ज बना दे, ऐसे ऐसे बना दे, ठीक है, मतलब ये बॉन्ड इस पर चला जाए, शिफ्ट हो जाए, तो इसमें नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो डबल बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है, हो सकता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इसमें नेगेटिव बना दे और इस पर पॉजिटिव बना दे, है ना, यही तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें ये देखना है कि स्टेबिलिटी कहां पर मिल रही है। अब देखो यहां पर अगर हम देखें, जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे R ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, इनका कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है, तो इसलिए इसके बनने की पॉसिबिलिटी जो होती है बहुत ही कम होती है। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो फिर क्या रहता है, ये वाला रहता है। तो अब देख लो नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पर जो HBr है, ठीक है, इसका नेगेटिव पोर्शन में बना रही हूँ, तो ये किस पर अटैक करेगा, ऑफ कोर्स इस पर अटैक करेगा। तो इसलिए हमारा जो मतलब प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, और जो हमारा H+ बचा वो H+ कहाँ जाएगा, इस पर जो नेगेटिव पोर्शन है। ठीक है, तो ये इस तरीके का एडिशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको यही बताया था कि मार्कोवनिकोव एडिशन में जो नेगेटिव स्पीशीज है वो किस पर जाती है, उस कार्बन पर जाती है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाती है जहां पर या तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो कार्बन जो कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। देखो अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, जबकि इस कार्बन को अगर आप देखोगे ढंग से ड्रॉ करोगे तो इस पे सिर्फ एक ही CH3 लगा है, दूसरे पे H लगाया हुआ है। तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ये है हाईली सब्स्टिट्यूटेड। तो इसीलिए जो नेगेटिव पोर्शन है वो हमारा इस कार्बन पर जाएगा। ठीक है, तो H+ किस पर आ जाएगा, इस पर। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये। अगर आपको इसका नाम लिखना है तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, अगर नाम लिख लेते हैं तो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 4, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नाम ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब जो है हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये उसी के अकॉर्डिंग देखो, मार्किंग जो है ना उसको ध्यान में रखकर ही हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, चलिए A पार्ट क्या है, एनिलीन है, और इसमें बेसिकली
आपका जो है एनहाइड्राइड डाला है, एसिडिक एनहाइड्राइड डाला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर ब्रोमीन डाला है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, और फिर इसके बाद एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ए बी सी हमें वन बाय वन बताना है। इसके बाद बी में आपका ये इस प्रोडक्ट में आपका आयरन प्लस HCl, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर NaNO2 HCl। यहाँ पे जो टेम्परेचर है 273 केल्विन से 278 केल्विन। कई बार यहाँ पर ना आपको जो टेम्परेचर है वो ये भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, या तो फिर ये या फिर ये, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है H3PO2, ठीक है। और उसके साथ में वाटर, मतलब ये दोनों साथ में है, तो इसलिए मैंने मतलब ये ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है। तो लेकिन दोनों साथ में, ठीक है। तो सी प्रोडक्ट आपको तो ये सारी चीजें ये बतानी है। तो अब ना इसे हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले ए पार्ट को मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एनिलीन बना देती हूँ। देखो हम ना इसमें जब ये रिएजेंट डालते हैं एनिलीन में, बेसिकली हम डालते क्यों हैं, मैं बता देती हूँ। देखो एनिलीन में ये जो अमीन ग्रुप है ना, इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये क्या करता है, रिंग को हाइपर एक्टिव कर देता है। हाइपर एक्टिव करने की वजह से क्या होता है, लोन पेयर जो है मतलब डीलोकलाइज हो जाते हैं, तो काफी जो है एक्टिव हो जाती है रिंग। तो क्या होगा जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे या हेलोजिनेशन करेंगे, तो हमें इस ऑर्थो और ये पैरा, ये इस वाली ऑर्थो पे पोजीशन पे तीनों जगह पर हमें हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन क्या नाम है ग्रुप देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें तो सिर्फ सिंगल पोजीशन पर ही हमारा जो है हेलोजन अटैच हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम प्रोटेक्शन यूज करेंगे। प्रोटेक्शन कैसे यूज करते हैं, देखो इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ही आपने इसमें पिरिडिन की प्रेजेंस में आपने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, तो यहां पर ये रहा, ठीक है, COCH3 ये ग्रुप आ जाता है। अब ये क्या करता है, रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट होने नहीं देता है। क्यों नहीं होने देता, देखो एक्चुअल में जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, वो ना मतलब रिंग पे डीलोकलाइजेशन होने से पहले अब ये कार्बोनिल ग्रुप अटैच है ना इसके संग, तो यहाँ पर रेजोनेंस में चला जाता है, ये इधर चला जाएगा, इसके लोन पेयर इधर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लोन पेयर है ना वो ज्यादा रिंग पर डीलोकलाइज हो नहीं पाएंगे, इतना अवेलेबल हो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो रिंग है वो हाइपर एक्टिव नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमने ये मतलब प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा रखा है। अब हम इसमें हेलोजिनेशन कर देंगे, तो ब्रोमीन डालेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा पैरा पे, ठीक है। ये मेजर होता है, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म। अब हम क्या डालेंगे, इसमें एसिड डाल देंगे। एसिड डालने पर हमें बैक टू नॉर्मल एनिलीन मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा ये रहा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अब ये थोड़ा सा क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो इससे ब्रोमीन जो है वो हमें पैरा पोजीशन पे देखने को मिलेगा। अच्छा अब मैं लिख देती हूँ, ये आपका क्या है, ए है, ठीक है। ये आपका क्या है, बी है, और ये आपका क्या है, सी, ठीक है। तो इस तरीके से तीन कंपाउंड आपको मिलेंगे। अच्छा मैंने तो अभी स्पेस कम था ना, इसलिए मैंने एक ही उसमें स्टेप में कर दिया। आपने क्या करना है, मतलब आपको कैसा करना चाहिए था कि एनिलीन मतलब ये एक स्टेप में दिखाया, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको दिखाया, फिर थर्ड स्टेप में आपको आपने इसको दिखाया, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट क्या था, ये था। अब इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बना देती हूँ मैं यहाँ पर। देखो बेसिकली यहाँ पर ये जो मेटल है, मेटल क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो रिडक्शन किसकी होगी, नाइट्रो ग्रुप की होगी। तो नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा अमीन ग्रुप में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा, यानी कि हमें ए कंपाउंड जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। अब आपने क्या करा है, इसमें NaNO2 HCl डाल दिया, ठीक है। जो NaNO2 HCl है, इसकी जगह HNO2 नाइट्रस, ठीक है, HNO2 नाइट्रस एसिड भी आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर ये दिया हुआ है NaNO2 HCl। तो अब इसमें क्या होगा, मैं बना देती हूँ, यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं आप, ठीक है। और ये नेगेटिव डाइजोनियम सॉल्ट बन गया अब आपका। अब इसके बाद आपने इसमें जैसे ही H3PO2 डाला, एसिड डाला इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको क्या मिलेगा, ये N2Cl गैप, ठीक है, ये
ये प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि अगर आपको एनिलीन से सिंपल बेंजीन बनानी है तो क्या करना है, पहले उसका डाइएजोटाइजेशन करना होगा। डाइएजोटाइजेशन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और जैसे ही आप उसमें H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डालेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाएगा। ठीक है, तो N2 की फॉर्म मतलब ऐसे रिलीज हो जाएगा बाहर, और आपका यहाँ पर H लग जाएगा, तो ये इसका मतलब बेंजीन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं बता देती हूँ, आपका जो ये है A प्रोडक्ट है, ये वाला है B प्रोडक्ट, और ये वाला है C प्रोडक्ट। ठीक है, ऊपर लिख लो। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है।